नदिया मुराद की कहानी सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। In 2014, the आईएसआईएस Islamic State इस took हद तक over दरिंदगी northern दिखा Iraq सकता है, and आप लोग persecuted सोच any भी नहीं सकते। community that refused to हाजी conform to सलमान its अपने पैर के अंगूठे में शहद लगाता है और नदिया को उसे चाटने के लिए बोलता है। فإذا كان قطع الرؤوس وسبي النساء नदिया के सगे 6 सौतेले भाइयों को गोली मार दी जाती है और उसकी माँ को भी गोली मार Nadia's दी जाती village, है। they murdered her mother, 6 of her brothers, and many नदिया को more. अकेले कमरे में बुलाता है अबू बटाट और नफा। अबू बटाट और नफा उसके ऊपर थूकते हैं। नफा सिगरेट जलाता है और नदिया के शरीर में उसे बुझा देता है। हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम शिवम और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र। एशिया महाद्वीप के मध्य पूर्व में एक देश बसता है जिसका नाम है इराक। इराक के उत्तरी भाग में एक जिला है सिंजर जिला, जिसकी घाटियों में एक छोटा सा गांव है कोचो गांव। कोचो गांव की विशेषता यह है कि वहां पे यजीदी समुदाय के लोग निवास करते हैं। सामान्यतः इराक देश में 80 से 90% लोग मुस्लिम समुदाय शिया और सुन्नी मुसलमान निवास करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक के रूप में कुछ हिस्सों में इराक के कुछ हिस्सों में यजीदी समुदाय के लोग भी निवास करते हैं। कोचो गांव में तकरीबन 1700 से अधिक लोग यजीदी समुदाय के निवास करते थे। उसी गांव के कृषक परिवार में 1993 ईस्वी में नदिया मुराद का जन्म होता है। नदिया मुराद के 15 सगे सौतेले भाई बहन होते हैं और उनके पिता की मृत्यु तब हो जाती है जब नदिया की उम्र तकरीबन 10 वर्ष के आसपास होती है। लेकिन नदिया के भाई इतने योग्य थे, इतने अच्छे थे कि उसे कभी भी अपने पिता की मृत्यु का पता नहीं चलने दिया और कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। नदिया अपने परिवार की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की और वह आगे चलकर एक मास्टरनी बनना चाहती थी, और अगर मास्टरनी ना बन सकी तो वो एक अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत प्यारा। नदिया अपने छोटे से गांव कोचो में काफी खुश थी, अपने भाइयों के साथ, अपने माँ के साथ एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो किसी ना किसी की नजर लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ नदिया मुराद के साथ। डेट 3 अगस्त 2014, आईएसआईएस के लड़ाके, आईएसआईएस के आतंकवादी इराक के अल्पसंख्यकों अर्थात यजीदी समुदाय के लोगों को खोज खोज कर ऐसे काट रहे थे जैसे किसी गाजर मूली को काटा जाता है। वो कोचो गांव के आसपास और कोचो गांव में 3 अगस्त 2014 को घुसते हैं और कोचो गांव के आसपास के गांव में यजीदी समुदाय के लोग जो निवास कर रहे थे उनमें भगदड़ मच जाती है और वो सिंजर जिले की पहाड़ियों और घाटियों में जाकर छिप जाते हैं। दुर्भाग्यवश होता यह है कि कोचो गांव पहाड़ी से काफी दूर स्थित होता है और कोचो गांव के लोग पहाड़ी में छिपने में असमर्थ हो जाते हैं और वहीं पे आईएसआईएस के लड़ाके और आईएसआईएस के आतंकवादी कोचो गांव के लोगों को बंधक बना लेते हैं। कोचो गांव के लोग को एक स्कूल में बंद कर कर रखा जाता है और थोड़े बहुत जो कोचो गांव के लोगों के पास हथियार होते हैं उनसे हथियार आतंकवादी के लड़ाके छीन लेते हैं, आईएसआईएस के लड़ाके छीन लेते हैं और स्कूल में लगभग उन्हें 12 दिन तक बंधक बनाकर रखा जाता है। महिलाओं को अलग बंधक बनाकर रखा जाता है, मर्दों और जवान लड़कों को अलग बंधक बनाकर रखा जाता है और उनको जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव डाला जाता है। लेकिन ये भी एक चाल होती है और बाद में उन महिलाओं को मार दिया जाता है जो बूढ़ी हो चुकी थी और उन आतंकवादियों को एक अच्छा सेक्स प्रोवाइड नहीं कर सकती थी। अब सोचिए, अगर महिलाओं को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो अब किसी काम की नहीं थी, तो मर्दों और जवान लड़कों के बचने का कोई आशंका ही नहीं जताई जा सकती। तो कोई चांस ही नहीं है कि लड़के और मर्द बच सकते थे। तो नदिया के भाइयों को गोली मार दी जाती है और उसी कोचो गांव के स्कूल के पास दफना दिया जाता है। होता ये है कि अब उन आतंकवादियों के पास सिर्फ जवान लड़कियां और बच्चियां ही बची हुई थी और उस समय इराक के मोसुल शहर में, जो कि कोचो गांव से 17 किलोमीटर दूर स्थित था, मोसुल शहर में आतंकवादियों का प्रभुत्व था। उस समय मोसुल शहर को ही आतंकवादियों की राजधानी कही जाती थी और अब बारी थी उन लड़कियों और बच्चियों को कोचो गांव से मोसुल शहर में शिफ्ट करने की और ये काम करने के लिए एक ट्रक में उन लड़कियों को भरा जाता है। नदिया मुराद बताती हैं कि जिस ट्रक में उन्हें ले जाया जा रहा था, ट्रक में एक आतंकवादी होता है अबू बटाट। अबू बटाट ट्रक चलता है 17 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए और अबू बटाट के हाथ चलते हैं लड़कियों के कपड़ों की तरफ।
नदिया मुराद बताती हैं कि अबू बटाट इतना नीच और दुष्ट किस्म का आतंकवादी था कि वह नदिया के और बाकी बच्चियों के कपड़ों के अंदर अपने हाथ को डालता था और उनके बदन और उनके अस्तन को छूता था और छूने का प्रयास करता था। नदिया इसका विरोध करती हैं और वह चिल्लाती हैं और नदिया की बात सुनकर बाकी बच्चियां भी विरोध करती हैं और वह चिल्लाती हैं। कुछ समय के लिए अबू बटाट डर जाता है और वह ट्रक को रुकवाता है, घबराकर ट्रक को रुकवाता है और पिछले वाले ट्रक से एक दूसरे आतंकवादी नफा को बुलाता है। नदिया को यही लगता है कि नफा कोई अच्छा लड़का होगा, कोई अच्छा आतंकवादी होगा, एक नेक दिल होगा और नदिया बताती हैं उस नफा की ओर काफी मायूस नजरिए से देखती हैं और अबू बटाट की ओर इशारा करके कहती हैं कि ये हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, ये हमें छूने का प्रयास कर रहा है गलत तरीके से और हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। नफा एक कुटिल मुस्कान देता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोग एक सबाया हो। 3 लाइनें सुनने के बाद नदिया मुराद और उनके साथ की सभी बच्चियों को ये पता चल जाता है कि आगे भविष्य में उनके साथ क्या क्या होने वाला है। खैर, नदिया के साथ जितना भी अत्याचार हुआ ये उसका प्रथम पड़ाव था जब वो अबू बटाट के साथ उन अत्याचारों को झेल रही थी। इतना सुनने के बाद ट्रक चलता है मोसुल शहर की तरफ और अबू बटाट के हाथ चलते हैं उन बच्चियों और नदिया मुराद की तरफ। ट्रक रुकता है मोसुल शहर जाकर और अबू बटाट और नफा उस कमरे में अकेले नदिया को बुलाते हैं। अबू बटाट और नफा नदिया से बदला लेना चाहते थे जो कुछ ट्रक में हुआ उसके बारे में। नदिया मुराद बताती है कि अबू बटाट और नफा उनके ऊपर थूकते हैं और नफा सिगरेट जलाता है और नदिया के शरीर में उसे चुभाता है और कहता है कि तुम एक सबाया हो, तुम्हारी यही औकात है, अब तुम आतंकवादियों के साथ रहने की आदत डाल लो। सबाया शब्द बेसिकली तब यूज करते हैं आतंकवादी जब किसी लड़की या औरत को सेक्स स्लेवरी के तौर पे यूज किया जाता है। एक आतंकवादी से दूसरे आतंकवादी के हाथों बेचा जाता है उन लड़कियों को, तो उन लड़कियों के लिए सबाया वर्ड का यूज किया जाता है। ये तो था नदिया के जीवन के अत्याचार का प्रथम पड़ाव, जो उसकी एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी से अचानक से इतनी अत्याचार पूर्ण जिंदगी में आ जाने के बाद उसके झेले जाने वाले कष्टों का प्रथम पड़ाव था। और अब दिन का अत्याचार तो बीत चुका था, अब बारी होती है रात की, जब मोसुल शहर में सबाइयों की बाजार लगती है, अर्थात वहां लड़कियां बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं। और दिन का अत्याचार तो नदियां अब सह चुकी होती हैं, अब बारी होती है रात के अत्याचार सहने की। और नदिया को बेचा जाता है एक हाजी सलमान नाम के आतंकवादी कमांडर के हाथों। नदिया हाजी सलमान के यहाँ जाती है और जैसा कि अबू बटाट के हरकतों से ही आप लोगों को आंकड़ा लग गया होगा कि नदिया के साथ आगे क्या क्या होने वाला है। हाजी सलमान भी एक आतंकवादी था और वह नदिया को ले जाता है और कमरे के बेड के कोने पर बैठाता है और खुद भी बैठता है और नदिया को कपड़े उतारने के लिए बोलता है। नदिया इसका विरोध करती है, नदिया मना करती है। हाजी सलमान भड़कता है, चिल्लाता है और वह कपड़े उतारने के लिए बलपूर्वक नदिया को कहता है। नदिया बताती हैं कि वह हाजी सलमान के सामने गिड़गिड़ाती हैं और बोलती हैं कि उनका मासिक धर्म चल रहा है। और हाजी सलमान कहता है कि अगर ऐसा है तो आप साबित कर दिखाओ। मतलब समझ रहे हो लेवल का अत्याचार हो रहा है नदिया मुराद के साथ कि उसका मासिक धर्म चल रहा है और हाजी सलमान कहता है कि तुम प्रूफ कर दिखाओ कि तुम्हारा मासिक धर्म चल रहा है। नदिया बताती हैं कि वह हाजी सलमान के सामने अपने कपड़े उतारती हैं और उसको साबित करती हैं कि उनका मासिक धर्म चल रहा है। उस रात हाजी सलमान नदिया के साथ रेप और बलात्कार तो नहीं करता है, लेकिन पूरी रात हवस की नज़र से उन्हें गलत तरीके से छूता है। नदिया बताती हैं कि हाजी सलमान उन्हें मारता है और उनके ऊपर चिल्लाता है, उन्हें गालियां देता है और उनके धर्म को गालियां देता है, उनकी माँ को गालियां देता है, उन्हें भूखा रखता है। आगे नदिया मुराद बताती हैं कि हाजी सलमान नदिया मुराद को ISIS के कचहरी में ले जाता है और जबरन वहाँ पर
नदिया मुराद को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बोलता और कबूल करवाता भी है। उस रात नदिया मुराद को वह अपने कमरे में ले जाता है और उस पूरी रात वह नदिया मुराद का बलात्कार करता है और बलात्कार करते करते वह इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मोसुल की शहर की गलियों में उसकी आवाजें गूंज रही थी। नदिया मुराद बताती हैं कि शायद हाजी सलमान ये बताना चाहता था पूरे मोसुल शहर को कि आज वो मेरे साथ बलात्कार कर रहा है, अपनी सबाया के साथ बलात्कार कर रहा है। नदिया मुराद बताती हैं कि वह अपनी माँ का नाम लेकर पुकारती रहती हैं और वो कहती हैं कि एक समय आता है जब आपका अतीत महज एक याद बनकर रह जाता है और आपकी खुशहाल जिंदगी में ऐसे पीड़ादायक पल आते हैं जहां आप मर भी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते। ये सब सहन ना कर पाने के कारण नदिया एक दिन भागने का प्रयास करती हैं। जैसा कि कोई भी औरत और कोई भी लड़की होती वह इन सब से छुटकारा पाकर अपने आप को रिस्क में डालकर भागने का प्रयास जरूर करती और वैसा ही किया नदिया मुराद ने। वह एक दिन रात में और खिड़की से कूदकर वह भाग रही होती हैं और भागने से पहले हाजी सलमान उन्हें देख लेता है। हाजी सलमान उन्हें कमरे में ले जाता है और चाबूत से मारता है। चाबूत से मारने के बाद वह अपने छह पहरेदारों को नदिया के हवाले कर देता है और नदिया का बलात्कार करने के लिए कहता है। ये नदिया का दंड था। अब नदिया सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वह मोसुल शहर से कभी भागने के बारे में सोच भी सके। इस प्रकार का अत्याचार उनके ऊपर हुआ था दंड के रूप में। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सबाया की बाजार मोसुल शहर में लगती है तो अब हाजी सलमान से दूसरे आतंकवादी के हाथ में नदिया मुराद बेची जाती है और उसके हाथों में जाते ही नदिया मुराद एक बार फिर हिम्मत करती हैं और वहां से भागने का प्रयास करती हैं। इस बार वह आतंकवादी घर से भागने में सफल हो जाती हैं और मोसुल की शहर की गलियों में रोते रोते बिलखते बिलखते भटक रही होती हैं और एक दरवाजा खटखटाती हैं। उस दरवाजे को मुस्लिम परिवार के लोग खोलते हैं। ये कुछ ऐसा ही था जैसे कीचड़ में किसी कमल का खिलना। उस मोसुल शहर और उस आतंकवादी क्षेत्र में किसी नेक दिल परिवार का होना काफी बड़ी बात होती है। नदिया मुराद अपनी आप बीती उस मुस्लिम परिवार के सदस्यों को सुनाती हैं। यह सुनकर मुस्लिम परिवार के सदस्य भी रो पड़ते हैं और नदिया की आप बीती सुनकर वह उसकी मदद करने की ठानते हैं। उस मुस्लिम परिवार के मर्दों ने नदिया को आश्वासन दिया कि वह मोसुल शहर और आतंकवादी क्षेत्र से उसे कैसे भी करके बाहर ले जाएंगे और यही किया उस मोसुल शहर के मुस्लिम परिवार के उन मर्दों ने। नदिया मुराद का नकली पहचान पत्र बनवाया और अपने जान पर खेलकर उन्होंने आतंकवादी चेक पोस्ट को पार करवाया और मोसुल शहर से दूर इराक में कुर्दिस्तान ले जाकर नदिया मुराद को पहुंचा दिया। कुर्दिस्तान के लड़ाके आज भी आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, जो कि इराक में एक काफी संघर्ष भरी कहानी के रूप में जाना जाता है। नदिया मुराद अब कुर्दिस्तान पे पहुंच चुकी थी। कुर्दिस्तान पहुंचने के बाद नदिया मुराद उन 1000 बदनसीबों में शामिल हो जाती हैं जो अनाथ थी और उनकी मदद के लिए जर्मनी की एक संस्था ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। वहां से जर्मनी की संस्था की मदद से नदिया मुराद यूरोप पहुंचती हैं और यूरोप में उस संस्था के माध्यम से नदिया मुराद अपनी आप बीती और अपनी अत्याचार भरी कहानी को पूरी दुनिया को सुनाती हैं और पूरी दुनिया उसे सुनकर दंग रह जाती है। नदिया मुराद 2015 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपनी आप बीती बताती हैं और ISIS पर एक्शन लेने के लिए बोलती हैं। नदिया मुराद को उनकी हिम्मत और उनकी इस साहस भरी कहानी और अत्याचार सहन करने के कारण 2018 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जाता है। नदिया मुराद 2017 में अपनी पुस्तक द लास्ट गर्ल में अपनी एक आत्मकथा लिखती हैं जिसमें उन्होंने सारे संघर्ष और सारे अत्याचारों के बारे में जिक्र किया है। नदिया ने और किसी महिला के साथ ऐसा ना हो सके इस वजह से नदियाज इनिशिएटिव नाम की एक संस्था खोली जो आज भी महिला के लिए यौन हिंसा के खिलाफ लड़ता है। नदिया मुराद की कहानी सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये हर उस बच्ची और हर उस महिला की कहानी है जो
उस यौन हिंसा और उस अत्याचार का शिकार हुई पड़ी थी। नदिया की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह आती है और नदिया मुराद की आवाज उस सुबह की तरह थी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।